डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं 5 मिनट में शुरू करूंगी इसे। हालांकि टाइम हो चुका है, लेकिन 2 मिनट और वेट कर लेती हूँ। भारती, आपने कहाँ से किया MSW? वर्धा मैम, हिंदी विश्वविद्यालय। अच्छा, वर्धा से किया है। ओके। जी तो आपका किस ईयर में पूरा हुआ था MSW? मैम। अपना इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए तो। माय नेम इज भारती गोविंदराव मसराम। मैं यवतमाळ जिले में से हूँ। वर्धा जिले में MSW किया है। ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है मैम। ओके। अभी ओके। अप्लाई कर रही हूँ NGO में। ओके, 21 पास आउट हैं आप? जी मैम। ओके ओके। चंडीगढ़ का जो वैकेंसी है ना, वो बहुत अच्छा है, उसको अप्लाई कीजिए। सैलरी भी अच्छी है, और वहाँ अभी NIDF की रैंकिंग हुई है, उसमें सेकंड रैंक आया है। उस PGI में चंडीगढ़ का मेडिकल कॉलेज में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेकंड रैंकिंग आई है। तो उसमें ठीक है अच्छा है, वहाँ जो वहाँ मतलब इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलेगा। पूरे इंडिया में सेकंड रैंकिंग आई है मेडिकल कॉलेज के रैंकिंग में, PGI चंडीगढ़ का। तो उससे जुड़ा हुआ कल ही एक वीडियो मैंने डाला है, वो फ्रेशर्स के लिए ही, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैम। ओके, और कोई क्वेरी हो तो पूछो। मैम, कोल इंडिया लिमिटेड में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फुल टाइम रेगुलर मोड से आपका होना चाहिए MSW, और नो मैम, स्पेशलाइजेशन भी उसमें दिया गया है। आपका क्या स्पेशलाइजेशन है? मैम मैं डिस्टेंस मोड में किया था MSW। ओके, तो आप नहीं उसके अप्लाई कर सकते, उसमें फुल रेगुलर टाइम दिए गए। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो होना चाहिए, रेगुलर मोड से होना चाहिए, फुल टाइम। अच्छा, ठीक है मैम। उसको आप फिर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? हेलो भारती, जी मैम। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? MSW में स्पेशलाइजेशन होता है क्या? आपके कॉलेज में स्पेशलाइजेशन है, जैसे HR में हुआ, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकेट्रिक सोशल वर्क होता है, इस तरह से अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है MSW कोर्स में। जी मैम, कम्युनिटी में हुआ था। कम्युनिटी में, हाँ, तो उसके लिए तो एक पोस्ट आया था, मतलब कि 2 वैकेंसी आई हुई है कोल इंडिया लिमिटेड में। एक है हाँ HR हाँ। स्पेशलाइजेशन के लिए, और एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपका डिस्टेंस है तो उसमें आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे अभी। ओके, ठीक है मैम। कोई नहीं, परेशान मत हो, मतलब आते रहता है वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई नहीं हम अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन कोई बात नहीं, कोई और आएगा। सब में नहीं रहता है कि हाँ रेगुलर मोड वाले ही कर सके। कहीं कहीं कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड कर देती है कि हाँ फुल टाइम रेगुलर मोड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बहुत कम में ही ऐसा 30% वैकेंसी में ऐसा होता है, 70% वैकेंसी ऐसा होता है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी स्पेशलाइजेशन का। ओके भारती। हाँ मैम। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पंकज वेलकम, मनीष मौर्य वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं किसी का कोई डाउट हो तो।
पंकज, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, पूछिए। मेरा डाउट ये है कि मैंने एक फॉर्म आई हुई है अभी गवर्नमेंट का, कोल इंडिया लिमिटेड के तहत। हाँ हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड में आया था, एचआर का और कम्युनिटी डेवलपर का, मोबिलाइजर का। प्रिपरेशन के लिए। हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज थोड़ी हाँ, तो कट मेरा रही है। स्पेशलाइजेशन सीडी है। क्या है स्पेशलाइजेशन? कम्युनिटी हाँ तो डेवलपमेंट। हाँ, ओके। मेरा सीडी है, तो मैंने उसके लिए अभी जस्ट फिल किया है, लेकिन उसमें एक चीज ये है कि जैसे कि मेरा अभी मैंने जस्ट एग्जाम दिया है लेकिन रिजल्ट आया नहीं है। ओके ओके। उसमें ये उसके भी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन, हाँ हाँ, उसके नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि कोई खास डेट दिया हुआ है सितंबर का, 30 सितंबर शायद दिया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस डेट तक अगर आप सबमिट कर देते हैं अपना मार्कशीट तो आप अप्लाई कर, फिर आपका वैलिड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्कशीट या रिजल्ट ऐसे कुछ हाँ है, तो रिजल्ट। थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो एक मैम, सेकंड। हाँ तो रिजल्ट में तो केवल वही आएगा ना जो पूरे जैसे कि हमारा पूरे क्लास का रिजल्ट आएगा तो वही ना सबमिट करना होगा। हाँ हाँ, वही वही वही। जैसे यहाँ पे डेट दिया हुआ है और 30/8/2022, यानी कि 31/8, यानी कि 8 मतलब अगस्त, 31 मतलब अगस्त। लास्ट डेट ऑफ अगस्त के 2022 तक आपको अपना रिजल्ट सबमिट कर देना है। अदरवाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, द कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड फॉर द अप्लाइड पोस्ट। यहाँ आपको इसके नोटिफिकेशन में पेज नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, 6 नंबर पॉइंट में। ओके, ओके उसको आप मैम। एक बार और देख लेना। आप अभी अप्लाई कर दो, क्या पता आपका रिजल्ट भी तब तक आ जाए। अभी 2 मंथ का, 1.5 मंथ का समय, आपका एग्जाम हो चुका है लास्ट सेमेस्टर का। हाँ हाँ, एग्जाम हो चुका है और अभी जस्ट अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले हमारा रिसर्च का वाइवा हुआ था। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कब तक रिजल्ट दे यूनिवर्सिटी। ओके, एग्जाम हो चुका है तो रिजल्ट भी 1.5 महीना में लगभग आ ही जाएगा, इसलिए आप मैम, परेशान ये मत तो होइए। बोला है तो हम, हाँ, लगभग 1.5 महीना में हाँ, लास्ट डेट वो जिस आ जाएगा। एग्जाम जब हो चुका है तो 1.5 महीने तक में रिजल्ट आने का मोस्ट प्रोबेबली चांस है। इसलिए आप थोड़ा एकदम फ्री होकर उसको आप उसकी तैयारी कीजिए, उस वैकेंसी के पे ध्यान दीजिए, है ना। तो उसके लिए मैम आपका गाइडेंस में थोड़ा सा मतलब बताते हैं कि किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, उसके एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखिए, उसमें पूरा कैसे एग्जाम होगा, क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब दिया गया है। तो उसको एक एक पॉइंट को लेके आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि उसमें जनरल नॉलेज या आपके जो अ, जैसे सीटी है तो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके प्रोफेशन में जो आप हाँ सजेशन है तो हो गया, तो उसमें हाँ हमें क्या पढ़ना होगा। तो इसका कोई सिलेबस ऐसा मतलब दिया नहीं है कि हाँ ये नहीं ये टॉपिक से सवाल आएंगे। हाँ, केवल वैसे मोटा मोटी पेपर 1 और मतलब। पेपर 2 दे दिया गया है। पेपर 1 जनरल नॉलेज अवेयरनेस से जुड़ा होगा, जिसमें रीजनिंग भी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 जो होगा फुल्ली आपका मतलब सोशल वर्क से जुड़ा होगा, प्रोफेशनल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, जो स्पेसिफिक आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 कॉमन होगा, उसका कॉमन सिलेबस होगा जो जनरली और बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, जो कि अवेयरनेस से, रीजनिंग और मैथ्स का कुछ क्वेश्चन होता है, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन होता है, उससे जुड़ा होगा। तो आप इसके लिए कॉमन तैयारी कर सकते हैं। मेन तो आप फोकस ये कर सकते हैं कि जो आप एमएसडब्ल्यू 4 साल में आपने पढ़ा है उसको एक बार थ्रोली देख लीजिए, वो आपको पेपर 2 में हेल्प करेगा। और पेपर 1 के लिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक लेके बेसिक उसका रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे कि कोई भी तरह का नंबर का होता है, सीरीज वगैरह का क्वेश्चन होता है, उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके मैम, लेकिन मैम और उसमें यदि आप, सिलेबस दे दिया रहता तो थोड़ा आसानी होती। ओके ओके, सिलेबस तो ऐसे इसमें नोटिफिकेशन में ऐसे नहीं दिया गया पार्टिकुलर, थोड़ा डिटेल करके रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस, ये सब दिया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं।
बाकी एमएसडब्ल्यू में आपने चारों सेमेस्टर में जो पढ़ा है उसको एक थ्रोली रिवाइज कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट जो खासकर कम्युनिटी, आप जिस पोस्ट के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए किया है तो उसके लिए आप उससे जुड़ा हुआ पेपर को अच्छे से पढ़ जाए, उसे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे आरआरए है, पीआरए है, ये सब से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन हो सकता है, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ। चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम आया हुआ, जैसे 1952 में आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां से लेके शुरू तक जो भी गवर्नमेंट का जो स्कीम्स वगैरह है जो कि खासकर कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेके है, उसको आप देख सकते हैं। ओके। ओके मैम, और थैंक यू। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ पंकज बोलो। मैम एक चीज़ और पूछना था कि अ, जैसे अभी मैंने सेवा के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, किस चीज के लिए? तो सेवा फेलोशिप उसमें के मैम लिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस। हम्म। हाँ, सेवा इंटरनेशनल के लिए। हम्म। तो उसमें हमारा अभी जस्ट इंटरव्यू हो चुका है, तो रिजल्ट हम्म। अभी आया नहीं है, ओके। और उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मांग हो रही है। हम्म। तो मेरा पूछना ये था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मीन्स मतलब किस आधार पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरह का? आपका एमएसडब्ल्यू किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? मेरा ये 2022 में क्लियर हुआ। तब तो आप अभी उसको जस्ट नहीं होने कर। वाला है अगस्त तक। अच्छा, आपका रिजल्ट जब नहीं निकला, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मेनली पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद आप कहीं पे वर्क किए हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ हाँ पंकज। मेरा मैंने हाँ पंकज, मैं तुम्हारा डाउट आंसर कर रही हूँ। तुम्हारी आवाज कट रही है। देखो पंकज, जैसे कि तुमने एमएसडब्ल्यू 2022 में क्या है, हेलो तुम्हारी आवाज कट रही है। जैसे तुमने 2022 में एमएसडब्ल्यू किया है, लेकिन कहीं पे अगर जैसे इसे एक दो तरह का किसी किसी पोस्ट में दो तरह का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे एक होगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक होगा मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है और एक डिजरेबल क्वालिफिकेशन होता है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर सिर्फ एमएसडब्ल्यू है, नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एमए इन सोशल वर्क या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, उसके लिए आप एलिजिबल है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसेंशियल के साथ अगर डिजरेबल क्वालिफिकेशन में अगर एक्सपीरियंस दिया गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में दिया गया है कि इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं। और जनरली जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है। तो अभी आप तुरंत, अभी आपका एग्जाम हुआ है, अभी आप तुरंत पास आउट होने वाले एमएसडब्ल्यू से, तो ऐसा कोई भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। हाँ, 0 से 2 कहीं कहीं पे दिया रहता है, रेंज में दिया रहता है कि 0 से 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो 0 से 2 तक दिया गया है। लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, इस तरह का दिया होगा, उसको आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। या फिर 1 से 2 साल के लिए है वर्क एक्सपीरियंस, उसे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने कहाँ से एमएसडब्ल्यू किया है? मैम मेरा एमएसडब्ल्यू एमजीएच भी वर्धा से हुआ था, ओके हिंदी ओके विश्वविद्यालय। ओके ओके। हाँ, तो उसमें अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ना, तो आप उसको मैम नहीं उसमें मैं कर पाएंगे। मेरा उसमें एक मेरा कंसर्न है, तो ये थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, यानी थोड़ा सा इस पे थोड़ा बता दीजिए कि क्या? मैंने ड्यूरिंग कोविड-19 मैं बीएसडब्ल्यू के दौरान आ गया था। बीएसडब्ल्यू मेरा लास्ट सेमेस्टर था वहीं से, तो मैं मार्च में आ गया था, और मैंने बीएसडब्ल्यू के दौरान ही इंटर्नशिप की थी। मैं अपने गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे मैंने एज ए मतलब वैसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मेरा संस्था आना जाना रहता था, तो मैंने ओके वहाँ पे कुछ दिनों वहाँ पे काम किया, लगभग जब तक पेंडेमिक था। उसके बाद मैं तो वहाँ पे फिर 220
2021 में मैं फिर वर्धा वापस गया। तो लगभग मेरा मतलब 1 साल मेरा उसके साथ एक जीपीएस जीएस संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो मैंने मल्टीपल वर्क के रूप में वहाँ पे मैंने काम किया था। तो क्या मेरा ये एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है या नहीं? पहले आप जो कोर्स कर रहे थे एमएसडब्ल्यू का कोर्स, वो उसमें कब आपने इनरोल किया था? एमएसडब्ल्यू का मेरा 70 to 20 था 2022 सेशन। था। 2022 से 22 17 तक। 17 नहीं, 17 to 20, 17 से 20 था अच्छा, वो बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू, और ओके। 17 से 20 और 20 से 22 आपका एमएसडब्ल्यू है। हाँ, दोनों और रेगुलर मोड मैंने में है। हाँ रेगुलर मोड में है। तो उस बीच का एक्सपीरियंस आपका वैलिड नहीं होगा। या तो आप रेगुलर मोड से कर रहे थे, तो रेगुलर मोड से आप वर्क एक्सपीरियंस, और भी इंटर्नशिप का वर्क एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है। नहीं, इंटर्नशिप का नहीं, इंटर्नशिप मैंने मैंने अपना जस्ट इसलिए कहा क्योंकि बीएसडब्ल्यू के दौरान ही इंटर्नशिप किया था मैंने, लगभग 1.5 मंथ का। और ओके ओके। तो ड्यूरिंग आप हाँ नहीं नहीं नहीं, आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है, ठीक, और वहां पर रेगुलर मोड से एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, उस दौरान आप किसी एनजीओ से जुड़े थे, वहां काम किए, तो आप जब रेगुलर मोड से जुड़े हुए हो तो आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। मतलब क्योंकि आप उसको एक्चुअली वैलिड कैसे बताएंगे? जैसे तो आपका, जैसे वर्किंग आवर 9 से 5 होता है, ठीक, और आपका क्लास का आवर उसी बीच मैच करेगा, तो आप उसको एज ए उस लीगली समय कैसे में शो कर कॉलेज सकते? और यूनिवर्सिटी तो बंद थी, अच्छा, कोविड का और टाइम एज ए था। पार्ट टाइम मैंने काम किया था। हाँ, अच्छा, कोविड पार्ट टाइम टाइम था वो। काम किया है, कोविड टाइम किया है, तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन तो वैलिड हो सकता है, क्योंकि कोविड टाइम अगर आपके क्लास बंद थे, ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, तो मे बी उसको वैलिड समझा जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से आप किसी भी कोर्स में रेगुलर मोड में इन्वॉल्व होते हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस उस समय का काउंट नहीं होता है। ओके, थैंक यू पंकज, समझ में आया तुम्हें? हाँ मैम। ओके, थैंक ओके यू। ठीक। और कमरन और एक और कोई नया है, वेलकम आप लोग का। आप लोग का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और लाइव चैट में भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़ के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो आप लोग का तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमएसडब्ल्यू से जुड़ा हुआ, जॉब से, कैरियर से, या कुछ भी। हेलो मैम। हेलो कमरन। मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी मैम, मैंने भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है। और मैम, जैसे कि मेरी मिसकम्युनिकेशन में मत बात कर मेरी प्रॉब्लम होती है। तो जी मैम, मतलब प्रॉब्लम यही होती है, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू तो मतलब होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि कम्युनिकेशन करने में, या फिर कहीं जाते हेजिटेशन होती है। और ओके बात ओके। जी, मैंने मतलब गांधी फेलोशिप में मैं 3 मंथ किया था। तो आप उसको पूरा क्यों नहीं किए? गांधी फेलोशिप को क्यों छोड़ा? मैम मैम वो प्रॉब्लम थी, जो मैनेजर था वो, जो हमारे पीएल थे, वो मेंटली टॉर्चर करते थे बहुत ज्यादा। जी, अब नए नए थे, अभी घर से मतलब गांव से बाहर निकले नहीं थे, नया नया माहौल था, थोड़ी लेकिन दिक्कत हुई। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते, किसी भी मतलब प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको किसी तरह से कोशिश करते उससे लड़ने का, चाहे उसको समझने का, चाहे ठीक करने का, अगर आप गांधी फेलोशिप पूरा कर लेते, तो एक अलग सा एक कम्युनिटी से आप जुड़ जाते, आपको एक ब्रांड की तरह देखा जाता कि हाँ, गांधी फेलोशिप का स्टूडेंट है। जी तो जी कभी मैम। भी, हाँ, कुछ ऐसा स्थिति होगा उसके वजह से ही आपने छोड़ा होगा। जी जी। लेकिन फिर भी तो कोई नहीं, मतलब आने के करते तो बाद अलग थोड़ा, बात रहता। हाँ जी, वो आने के बाद यही एहसास हुआ कि नहीं, आना नहीं चाहिए था, मैं पूरा कर लेना चाहिए था पहले किसी तरह। थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते थे, जिससे इशू था उसको, उससे डायरेक्ट बात कर सकते थे, या फिर चीजों को अवॉइड करके, मतलब बहुत तरह से प्रॉब्लम को कोशिश कर सकते थे सॉल्व करने का। जी लेकिन अब तो मैम। छोड़ चुके हैं, उसको दोबारा ज्वाइन कर नहीं सकते, है ना? तो उसके जी लिए भी ज्यादा नहीं सोचना है, आगे से कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच लेना है। जी। हाँ, मैं फिर वो सेवा फेलोशिप में भी अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू हो गया उसका। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा मैम। ओके। जी, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, देख कब तक आता है। हम्म।
फ्रेशर अभी मैम हमारा MSW दिसंबर 2020 में पूरा हुआ था। ओके। अब उसके बाद से कहीं फिर कुछ हुआ नहीं, अभी उसी तरह हैं अभी। परेशान नहीं होना है, अपना मतलब कोशिश करते रहना है। जब तक आप कोशिश छोड़ नहीं देते हैं तब तक आप समझिए सक्सेसफुल है। जिस दिन आप छोड़ देंगे कोशिश करना, उस दिन आप अनसक्सेसफुल होंगे। तो जी आपको मैम, पता मैम नहीं होगा, कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है। इसलिए अगर आप उसको छोड़ के आए हैं, अगर तैयारी अच्छी होगी तो उससे अच्छा जॉब मिलेगा, उससे अच्छा करियर होगा। जी। और मैम जैसे कि और मतलब हाँ, आपका क्वेश्चन मैं सुन ली हूँ, उसको बताती हूँ। आपका क्वेश्चन ये नहीं कि इंटरव्यू में आप अच्छे से कैसे अपेयर हो, है ना? जी, जी, जी। बेसिकली आप मतलब हेजिटेशन होता है, खुद को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो जी मैम, इंटरव्यू में तैयारी किए रहते हैं, वो जाने पर सब भूल जाते हैं वही। हम्म, तो आपको आपके अंदर ना इंटरव्यू से फोबिया हो गया है। इसका सबसे अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या समझिए, उपाय यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दें। जितना ज्यादा इंटरव्यू देंगे धीरे धीरे आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आते जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू देना वैसा ही लगेगा जैसे आपने किसी भी जान पहचान वाले से जैसे बैठ के बात करते हैं, वही जी, वो भी तो बात ही करता है, वो भी जानना चाहता है आपके अंदर क्या है नहीं है, आप इस चीज को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके। जी। तो जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा फिक्स क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। उस तरह के क्वेश्चन को एक जगह लिख कर उस पे आपके लाइफ सिचुएशन से क्या आंसर होगा उसको एक बार कहीं लिख लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। कोई फैमिली मेंबर को बोलिए कि कोई है जो उस फील्ड से जुड़ा हो, उसको ही बोलिए चलो मैं अभी से 10 मिनट 15 मिनट मेरा इंटरव्यू लो, और ये पोस्ट है और इस तरह से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एकदम प्रोफेशनल ढंग से 2 लोग बैठ के इंटरव्यू का प्रैक्टिस कीजिए, आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, और जो कॉमन क्वेश्चन है उस पर तैयारी कर लीजिए। फिर आपका देखिएगा इंटरव्यू कितना स्मूथ जाएगा। आपको लगेगा बस आपको बात ही तो करनी थी, सामने वाले को यही तो बताना था कि हमने पहले क्या किया है। बहुत इजी लगेगा। जी, जी। मैम अब बैकग्राउंड जैसे हम लोग का पूरा हिंदी बैकग्राउंड है, इससे इससे मैम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, अब हिंदी बैकग्राउंड से प्रॉब्लम नहीं होती। इंग्लिश क्या है कि स्किल है। थोड़ा जगह कहीं कहीं पे मैंडेटरी रहता है, जैसे कि कोई पोस्ट ऐसा है जिसमें खासकर कम्युनिकेशन का जरूरत है, जैसे कोई इंटरनेशनल एनजीओ है तो वहाँ कोई ऐसा जॉब रोल होगा जैसे ईमेल के थ्रू बात करना, डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा जॉब होता है वहाँ। वो सब तो चाहे रिसर्च एसोसिएट का होता है। इस तरह के जॉब सब के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन इंग्लिश, रिटेन कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश अच्छे से लिखने आना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप का जॉब होता है, रिसर्च एसोसिएट का जॉब होता है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है। कमरन आप म्यूट कर लीजिए। तो कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे आपको कंपलसरी इंग्लिश का स्किल होना चाहिए ताकि आपको उस पर ही काम करनी है। जैसे कहीं पे मिनट्स ऑफ मिनट्स बनाना है, सो कुछ इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो वहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उस तरह के जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंग्लिश। लेकिन अगर आपको फील्ड वर्क करना है जहाँ खासकर जगह आप किसी भी लोकल से हैं, जैसे कि कोई कलकत्ता का रहने वाला है, वहाँ के किसी एनजीओ का विलेज लेवल पे वर्क है, तो वहाँ वहाँ तो और स्पेशली जो खासकर जो कि ग्राउंड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो क्या करती है कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो चिंता करने की बात ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, हिंदी मीडियम से है, तो पूरा आधा मतलब लगभग नॉर्थ इंडिया सारा तो हिंदी ही पे काम करती है। खासकर लोकल लैंग्वेज बहुत सारे जॉब में, जैसे कम्युनिटी मोबिलाइजर का जॉब होता है, चाहे किसी प्रोग्राम इम्प्लीटेशन जो कि खासकर फील्ड वर्क वाला काम से होता है, उस सब के लिए स्पेशली काउंसलर का जॉब होता है, उसमें भी लोकल लैंग्वेज पूछा जाता है। जैसे वन स्टॉप सेंटर वगैरह है, काउंसलिंग सेंटर है, या फिर रिहेबिलिटेशन होता है। इस तरह का जो भी खासकर विलेज लेवल पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम है चाहे पब्लिक के साथ, उसमें लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो आपको एक थोड़ा अपर लेवल पे ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने का ऑप्शन देता है। विपिन ठाकुर, हेलो मैम। हेलो विपिन ठाकुर। देवश्री, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून देवश्री। कोई डाउट है विपिन ठाकुर और देवश्री का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
गूगल मीट का लिंक है, उसके थ्रू भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कमरन, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? जी मैम। जी ओके, मैम, अभी तक जितने फेलोशिप आ रहे हैं उसे अप्लाई किए हैं। अभी टीच फॉर इंडिया का है, उसको अप्लाई करना है, तो उसमें इंग्लिश ही है। तो इंटरव्यू शायद मुझे लगता है इंग्लिश में ही होगा, तो इंटरव्यू राउंड तक नहीं पहुंच पाए। ओके। देखिए, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा जॉब अप्लाई करें जहाँ पे इंग्लिश एकदम मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपको मतलब लोकल लैंग्वेज तो आपका आता ही है ताकि आप लोकल लोगों से कम्युनिकेट हो सके, हिंदी आती है ताकि आप इंडियन लोगों से कम्युनिकेट हो सके। लेकिन आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे जाना है, हाई पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो आपको वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन का एक ज्यादा लोगों से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो रेंज आपको बढ़ा देता है। तो इसलिए इंग्लिश भी कोशिश कीजिए साथ साथ सीखते रहने का। और मोसेस, आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आपने कहाँ से एमएसडब्ल्यू किया है। मोसेस, क्या आप बोल इंट्रोडक्शन दे पाएंगे अपना? अमित, आप अपना दे पाएंगे इंट्रोडक्शन? या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अमित, मोसेस। किसी का कोई डाउट नहीं होगा तो 10 मिनट में इसको फिर हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे। अमित, आपका कोई डाउट है क्या? हाँ हेलो मैम। हेलो पंकज, बोलो, कोई डाउट है? मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि एज ए डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे इंग्लिश सीखना मतलब ज़रूरी होता है, तो क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है, वैसे तो मैं इंग्लिश समझ पाता हूँ, लेकिन कम्युनिकेट करने में या स्पीकिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो वो लर्न करने के लिए मतलब कैसे सीखें इंग्लिश कम्युनिकेट करना, इसके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? ओके। इंग्लिश कोई भी इंग्लिश एज ए स्किल आप ले सकते हैं। हालांकि लैंग्वेज है, लेकिन उसको एज ए स्किल देखा जाता है हमारे सोसाइटी में। चाहे आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, तो ऐसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मात्र लैंग्वेज ही है, लेकिन चूंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इस वजह से इसको एज ए स्किल ही माना जाता है। तो इसको सीखना इम्पोर्टेंट तो है ही। इसको सीखने के लिए कोई भी चीज सीखने का एक ही मूल मंत्र होता है, उस पर आप ज्यादा टाइम दें, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको उस पर अच्छा बनेगा। या फिर उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल पढ़िए, रेडियो सुनिए, मतलब कि कुछ भी पढ़ते रहिए, उससे जुड़ा हुआ वर्ड, रोज एक नया वर्ड सीखिए, है ना। इस तरह से आप उस पर जितना टाइम देंगे उस चीज को उतने अच्छे से कर पाएंगे। ओके मैम। मैम, अब जैसे कि आप भी जब वीडियोस बनाती रहती हैं, तो आप लगभग अधिकतम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो आपने मैम कैसे सीखा है इंग्लिश? उस पे जैसे कि उससे जैसे कुछ भी मैं पढ़ती हूँ उसको इंग्लिश में पढ़ती हूँ, या फिर मैंने एमएसडब्ल्यू भी कोर्स इंग्लिश में किया है, तो धीरे धीरे आप कोई चीज आपके सामने जितना ज्यादा आएगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा, वो चीज में आप उतने धीरे धीरे अच्छे होते चले जाएंगे। तो बेसिकली यही कि उसको टाइम देना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। जैसे कोई नया वर्ड आपके सामने आता है तो उसको स्किप करके नहीं चले जाना है, जैसे कि उसे फिर तुरंत वर्ड मीनिंग उसका देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसका एक दो और एग्जाम्पल। और जो वर्ड, जैसे आज कोई नया वर्ड सीखे, जैसे कि कोई भी वर्ड, जैसे आज आपने करंट सीखा, करंट मतलब कि अभी, तत्काल, आपने आज सीखा। पहले आपके सामने अगर करंट वर्ड आया, ठीक, कहीं भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, करंट वर्ड आया, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप उसको डिक्शनरी देखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे,
और समझ के रह नहीं जाना है। फिर कोशिश करना है कि अगले कुछ दिनों में उससे जुड़ा हुआ जो भी आपको लगता है कि हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि तत्काल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जॉब के लिए, ठीक? तो वहाँ पे अगर आपने एक दिन पहले उस वर्ड को सीखा है, तो वहाँ पे अपने किसी को भी घर में चाहे कोई रिश्तेदार है या फिर कोई भी दोस्त है, उसको आप जैसे आप पहले बोलते थे तत्काल मैं जॉब खोज रहा हूँ, अगर आपने कल इस वर्ड को सीखा है करेंट मतलब कि तत्काल, तो वहां पे अगले दिन या फिर उसके एक हफ्ते बाद जिस दिन भी आपको उसका जरूरत समझ में आता है, वहां पे उसको यूज कर लीजिए कि करेंटली हम जॉब देख रहे हैं, ठीक? मतलब मिक्स टाइप से हिंदी इंग्लिश में ही। तो आपके अंदर क्या होगा, अगर आप सिर्फ डिक्शनरी देख के आप उस वर्ड को छोड़ दिए तो उसको हो सकता है कि 2-4 महीने बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन उस वर्ड का अगले अगर किसी 5 दिन में जहां भी उस वर्ड का जरूरत पड़ रहा है हिंदी बोलने के दौरान जहां भी उस वर्ड का आपको डेली लाइफ में जहां भी उस वर्ड का जरूरत पड़ रहा है, वहां अगर आप उस वर्ड को इंग्लिश में यूज कर लेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक मैं खुद में थोड़ा बहुत करती हूँ कभी कभी, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको प्रैक्टिकली बोल लेंगे ना कहीं 4-5 जगह, फिर आपको उसका मीनिंग एकदम ध्यान में हो जाएगा और वो लाइफ टाइम के लिए उसका मीनिंग आपको याद हो समझ में रहेगा उसका मतलब। समझे पंकज? जी मैम। हाँ, तो बहुत लोग नया वर्ड देखते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, बस डिक्शनरी देके छोड़ देते हैं। उसको फिर इम्प्लीमेंट भी जैसे आप करेंगे ना जहाँ बातचीत में, लैंग्वेज में, तो फिर वो वर्ड आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। सो वेलकम आशीष जी, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप दे भी सकते हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। नहीं, अभी तो बस आप सबको सुनना है। ओके ओके, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे सकते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और ये पंकज जी भी हमारे साथ ही बैचमेट के हैं। ओके ओके ये वर्धा से हैं, हम प्रयागराज से हैं। ओके और MSW हम लोगों का भी फाइनल हो गया है इसी सत्र में। ओके ओके, तो जी मतलब कि बस आप बिलोंग करते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन इंस्टीट्यूट आपका सेम है, क्लासमेट है ना? जी जी। वर्धा से, ओके। सो जो लोग चैट बॉक्स देख रहे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप गूगल मीटिंग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक राजीव कुमार है चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आपसे बात करनी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया गूगल मीट का, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजीव कुमार, ओके। तो लगभग आप लोग जितने लोग जुड़े हैं उनका डाउट क्लियर हो चुका है, बाकी लोग जुड़े नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी। पिछले वीडियो में चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि मुझे इस लोकेशन के लिए जॉब चाहिए, तो अगर आपके पास फैमिली का वैसा बर्डन नहीं है, आप अपने स्टेट से बाहर जा सकते हैं, तो एज ए फ्रेशर्स बहुत मुश्किल होता है कि सेम स्टेट में, सेम सिटी में जॉब मिलना। उतना मतलब कि उतना वैकेंसी नहीं कि आपको एकदम से जॉब मिल ही जाए सेम सिटी में या सेम स्टेट में। तो आपको अगर बहुत ज्यादा ऐसा फैमिली बर्डन नहीं है, जैसे कुछ भी हो सकता है फैमिली बर्डन जिसके कारण आप अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगी कि अपने स्टेट से बाहर के लिए भी अप्लाई कीजिए, वहाँ कुछ साल एक्सपीरियंस लीजिए, फिर अपने जो फेवरेट लोकेशन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं मेरे ही सिटी में मिले, मेरे ही स्टेट में मिले, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम लग सकता है। तो टाइम जो लगता है, गैप से अच्छा है कि आप कहीं से एक्सपीरियंस ले लीजिए, क्योंकि जितना भी जॉब है ना, सब एक्सपीरियंस के आधार पे ही आपका सैलरी धीरे धीरे चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट होते चला जाता है लाइफ में। तो आप जितना दिन वेट कीजिएगा अपने सेम स्टेट में जॉब खोजने के लिए, अगर मान लिया उसमें 6 महीना चला गया, 7 महीना चला गया, अगर आप कहीं और वर्क कर लेंगे तो उतना का एक्सपीरियंस काउंट होकर आपका सैलरी काफी बढ़ जाएगा। तो इस चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। मनोज पटेल, गुड आफ्टरनून मैम। अर्पिता दुबे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अर्पिता। मनोज पटेल, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है जिसको मैं लेना चाहूंगी, टेलीग्राम चैनल पे आया था,
क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट प्रोफेशनल लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ SDG ESG roles, which is very important in current scenario. I would request if you can bring this, that how it is important not only for the job but also for the academic too. Okay, इनका क्वेश्चन ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG है, जैसे कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। पहले 2000 ईस्वी में MDG आया था, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया था 2000 में, फिर वो 2015 तक उसका टारगेट था। अब 2015 से 2015 से 2030 तक SDG आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2030 तक चलेगा, जिसमें 17 गोल्स हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये है कि SDG को समझना कितना इम्पोर्टेंट है अभी के लाइफ के लिए, सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बल्कि एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए भी। तो यहाँ मैं इस पे मेरा आंसर ये है कि जो SDG की हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो वहाँ 17 गोल्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको सारा एक वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं SDG एक तरह से बोले तो, जिसके आधार पे ही सारे कंट्री, जितने वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर्स है, कंट्री मेंबर्स है, लगभग 193 कंट्रीज है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 193 या 196 कंट्री हैं जो उसके मेंबर हैं, और उसमें सब वहाँ पे मेंबर होते हैं। तो उनका जो भी कंट्री उसके मेंबर है, उनको अपने कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी के थ्रू, कोई ना कोई लॉ के थ्रू, कोई ना कोई एक्ट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जनरली 17 अलग अलग गोल्स हैं इसमें, जिसमें एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, हेल्थ है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ एबव वाटर है, और फिर से पीस है, कंट्री कोलैबोरेशन है। इस तरह से करके 17 गोल्स हैं उसमें अलग अलग। पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, तो इस तरह का अलग अलग है। उससे जुड़ा हुआ उस गोल को अचीव करने के लिए हर कंट्री का अलग अलग, अपने कंट्री में अलग अलग लॉ पॉलिसी वगैरह बनता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कम करने का, उसको अच्छा करने का कोशिश किया जाता है। तो मेरे हिसाब से SDG को समझना सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तो आपको हेल्प करेगा ही, और एकेडमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा, ये पूरे लाइफ को ही इम्पैक्ट करता है। चाहे आप यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल और एकेडमिक की बात नहीं है, आपके पूरे लाइफ को ही इम्पैक्ट करता है। जैसे कि SDG गोल, जैसे कि है सेव वाटर, ये भी एक SDG गोल का एक पार्ट है। या फिर गुड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ हो गया, या फिर जेंडर इक्वलिटी हो गया, जीरो हंगर, पॉवर्टी। सबसे पहले एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। जीरो हंगर, पॉवर्टी एक SDG गोल है कि पॉवर्टी को कम करना है, और ग्लोबल गोल है कि पॉवर्टी को कम करना है। तो उसके लिए डेवलपमेंट प्रोफेशनल में उसको जानना इसलिए अच्छा है क्योंकि क्या करते हैं, जितने भी गोल है ना, उसका कहीं ना कहीं गाइडिंग प्रिंसिपल SDG है, इसलिए आपको उसको समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारा जॉब हर जैसे कि आप जितने भी वेबसाइट वगैरह देखेंगे, जितने भी NGO देखेंगे, उनका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई विजन होता है। तो पार्टिकुलर कोई ना कोई NGO का जो भी गोल होता है, अगर उस गोल को आप SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडिकेटर्स से कंपेयर करेंगे, तो कोई ना कोई इंडिकेटर्स पे ही काम हो रहा है। किसी भी NGO में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जितना भी इंडिकेटर है, उसके किसी ना किसी एक इंडिकेटर पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो उसको इसलिए प्रोफेशनली उसको इसलिए समझना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हाँ, ग्लोबली कौन सा इशू है जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कर रही है। तो वो आपका समझ होगा, प्रोफेशनली डेवलपमेंट होगा। अब बात करें एकेडमिक के लिए क्यों जरूरी है। एकेडमिक के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एकेडमिक लेवल पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है, वो उसको कहीं ना कहीं एक नया लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देता है, और उसको वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। जैसे स्वच्छ भारत है, अगर आप कोई भी ऐसा स्टेप, आप खुद टीचर हैं, अगर आप खुद एजुकेटेड हैं और आप क्लास में कोई पेपर आपको लगा रफ है, आप वहीं फेंक दिए, तो बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप उसको एक बार गाइड कर देंगे कि नहीं, आप लोग को कहीं भी पेपर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना है, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि हाँ, हमको चीजें वहीं फेंकनी है जहाँ उसका जगह है। तो वो कहीं ना कहीं उस टारगेट को फॉलो कर रहा है, स्वच्छ भारत को, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी SDG इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है।
तो एकेडमिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और पर्सनल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उससे बहुत सारी चीज़ों पे सोचने का मौका देता है, किस तरह से आपको लाइफ में कैसे कोई चीज़ बचानी है, कोई चीज़ का कंजर्वेशन कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, रीयूज कैसे करना है और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। जैसे एसडीजी का पूरा नाम ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इस डेवलपमेंट करना है, गोल अचीव करनी है, लेकिन सस्टेनेबली, यानी कि आपको कोई भी चीज का ऐसा यूज करना है जो कि आप ऐसे यूज करें जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो वो आपको पर्सनली भी आप जैसे कोनो चीज को ज्यादा बर्बाद नहीं करें, कोई चीज का रीयूज करें, आपको लगता है कोई चीज काम चल सकता है, जैसे वाटर का ही रीयूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई फिल्टर लगा है, जनरली फिल्टर लगा रहता है तो उसमें सिर्फ पानी एक पाइप रहता है जिससे पानी गिरते रहता है कंटिन्यू फिल्टर होने टाइम। तो आप उस वाटर को, वो ऐसा वाटर होता है जो ड्रिंकिंग के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन आपके उससे हाउस होल्ड का सारा काम हो सकता है, तो आप वहां पे सेव वाटर कर सकते हैं। इस तरह से एसडीजी गोल को जब प्रोफेशनली भी समझना जरूरी है, एकेडमिक्स भी समझना जरूरी है, प्रोफेशनली भी समझना जरूरी है, ताकि हम सस्टेनेबली डेवलप कर सके। तो एक डाउट था टेलीग्राम चैनल पे, ये डाउट आया था, आई होप जिनका डाउट हो क्लियर हो गया हो। और राजीव कुमार का एक क्वेश्चन आया है। ओके आशीष जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैम, कमेंट सेक्शन में उसमें मैसेज में देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया अमित जी की तरफ से कि अरे वो कहाँ गया, पीएचडी के बाद सॉरी एमएसडब्ल्यू के बाद पीएचडी किया जाए या साइकेट्रिक सोशल और एमफिल, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हमको भी जानकारी चाहिए था, हालांकि मैं लेट जुड़ा हूँ। ओके कोई नहीं, बता दीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि एमएसडब्ल्यू के बाद पीएचडी करूं या साइकेट्रिक सोशल वर्क का जॉब करूं? नहीं, एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल। ओके, एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क करूं या पीएचडी करूं? तो ये टोटली जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि स्कोप, जैसे कि एक दो चीज होता है, आदमी करियर चुनने समय दो चीज सोचता है। एक तो खुद का कुछ का ये होता है कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़नी है, ठीक, उसे मतलब नहीं है कि इसमें जॉब आगे कैसे होगा या फिर ये चीज, मतलब एक इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे यही करनी है। और एक टारगेट ये होता है कि हमको फ्यूचर में अगर ये कोर्स करेंगे तो किस तरह का जॉब मिलेगा और उस तरह का जॉब मुझे चाहिए। अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी करने के बाद आपके पास एक वाइड रेंज खुलता है, जहाँ पे भी ऐसा वैकेंसी जहाँ पे भी रहता है पीएचडी इन सोशल साइंस, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे जहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी ऐसा आता है, जैसे अभी रिसेंटली एनसीईआरटी में डायरेक्टर का पोस्ट आया है और उसमें पीएचडी इन सोशल साइंस मांगा गया है और एक्सपीरियंस थोड़ा, डायरेक्टर पोस्ट है तो 8 से 10 साल ऐसी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं कल ही देखी थी। तो वहाँ पे पीएचडी इन सोशल साइंस और वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सेक्टर फॉर 8 to 10 ईयर्स है। डायरेक्टर का पोस्ट है एनसीईआरटी में, काफी बड़ा पोस्ट है ये, इस वजह से 10 साल का एक्सपीरियंस माना गया। तो इस तरह का जो कुछ पोस्ट ऐसा होता है जहाँ पे पीएचडी इम्पोर्टेंट होता है, उस पोस्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। या फिर पीएचडी करने समय जैसे कि आपका स्पेशल इंटरेस्ट हो जाता है किसी का, जैसे आप डिसर्टेशन बना रहे होंगे अपने मास्टर्स में, उस टाइम आपके अंदर एक होता है ना कि कुछ नया खोजने का, कुछ नया करने का, रिसर्च, जैसे आपके अंदर रिसर्च का अगर एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका है तो आपको पीएचडी के लिए जाना चाहिए। और अगर आप जेआरएफ भी किए हैं, अगर आपका जेआरएफ हो चुका है तो पीएचडी करने में थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प मिलता है जेआरएफ से। यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको पीएचडी के लिए ट्राई करना चाहिए। ये मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है मतलब टोटली पर्सनल चॉइस है, इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं इसको बस बता दे रही हूँ, आप बाकी अपने चॉइस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा आपको बता दे रही हूँ पीएचडी करने से क्या फायदा है और एमफिल करने से क्या फायदा है। तो पीएचडी करने से आप पीएचडी इस तरह से कर पाएंगे, और पीएचडी में क्या है, जो आप पढ़ेंगे ना उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मतलब कि ह्यूमन बींग से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक आप पीएचडी कर सकते हैं सोशल वर्क से। कभी कभी एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हो सकता है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा हो सकता है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हो सकता है, मतलब कि जितने चीज हैं
कॉमर्स से भी, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट एप्टीट्यूड, मतलब कि लोगों का ई कॉमर्स में क्या इंटरेस्ट है, मतलब कि लगभग सारे सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक है, अगर उसको आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव से रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं पीएचडी में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो ह्यूमन साइकेट्रिक सोशल वर्क का भी, साइकेट्रिक से जुड़ा हुआ भी, मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ भी टॉपिक पे आप पीएचडी कर सकते हैं। मतलब पीएचडी अगर आप करते हैं तो आपके पास लिमिटेड चीज नहीं है कि आपको यही पढ़नी है। अगर आपको ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ कोई परस्पेक्ट, पॉवर्टी हो, सोशल कैपिटल हो, कोई पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है, उस पर भी आप पीएचडी कर सकते हैं कि उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर कोई इंडिकेटर वगैरह ही, उस पर भी आप पीएचडी कर सकते हैं। मतलब पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेशन नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी खास टॉपिक पे तो उसको ह्यूमन पर्सपेक्टिव में अगर आप रिसर्च कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं पीएचडी में, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी का एक लिमिटेड एरिया नहीं है। और अगर एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क कर रहे हैं तो आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, आरसीआई से एफिलिएटेड होना चाहिए, वहीं से कीजिए। जैसे निमहांस है, बेंगलोर में है, फिर दिल्ली में है, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ है, जो मैं वीडियो में शुरू में भी बताई हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड पीजीआईएमआर मेडिकल रिसर्च, ठीक, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ है, जो कि अभी तुरंत एनआईआरएफ का रैंकिंग आया है परसों, उसके रैंकिंग में 2nd पोजीशन लाई है पीजीआईएमआर चंडीगढ़। वहां भी साइकेट्रिक सोशल वर्क से आप एमफिल कर सकते हैं, या फिर निमहांस से कर सकते हैं, या फिर 2-4 और अच्छा सीआईपी रांची है, वहां से कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप करना चाहते हैं तो 4-5 जो बेस्ट कॉलेज है, आप रैंकिंग भी निकाल के देख सकते हैं एनआरएफ की, उसमें आप साइकेट्रिक सोशल वर्क कहाँ कहाँ होता है उसको भी देख सकते हैं। उसके थ्रू भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ एमफिल करना है। एमफिल करने में ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो कि मैं देख पा रही हूँ, एमफिल करने के लिए ज्यादातर इंस्टीट्यूट में आपको स्टिपेंड दिया जाता है। कहीं पे 18,000 है, कहीं पे 10,000 है, इस तरह का स्टिपेंड मिलता है। और पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलता है, नॉन नेट फेलोशिप मिलता है कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिसका अमाउंट 8,000 है। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे आपको, जैसे एनआईटी वगैरह से, एनआईटी, आईआईटी, जो भी इंजीनियरिंग का जो रिप्यूटेड जो बड़े कॉलेज है, वहां भी ह्यूमन क्या एचएस डिपार्टमेंट में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर किसी ने एमएसडब्ल्यू कर रखा है और वो चाहता है किसी आईआईटी या फिर एनआईटी से पीएचडी करना, तो पीएचडी कर सकता है रिलीवेंट किसी भी ब्रांच से या फिर एचएस डिपार्टमेंट से। तो ह्यूमैनिटीज से पीएचडी कर सकते हैं। तो उसमें आपका क्या होगा, सॉरी आवाज ब्रेक हो रहा है, ओके। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एनआईटी वगैरह से आप पीएचडी करते हैं तो वहां पे आपको जेआरएफ इतना ही अमाउंट मिलता है। अगर आप जेआरएफ नहीं भी किए हुए हैं और एनआईटी से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको 31,000 प्लस एचआरए मिलता है एनआईटीज में, सारे एनआईटीज में। तो अगर आपके पास जेआरएफ नहीं भी है तो वहां से पीएचडी आप कर सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलता है एनआईटी वगैरह में, अच्छा इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। नहीं तो आप साइकेट्रिक सोशल वर्क से अगर एमफिल करते हैं तो लगभग 10,000, 18,000 अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्टिपेंड दिया जाता है। तो इस तरह से आप पर्सनल चॉइस पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट जैसे कि साइकोलॉजी में है तो आप साइकेट्रिक सोशल वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट साइकेट्रिक में नहीं है और लेकिन ह्यूमैनिटी में है कहीं ना कहीं, तो आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि पीएचडी में आप कई तरह के रेंज ऑफ टॉपिक को चूज कर सकते हैं। आशीष, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ हो। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। देवश्री का क्वेश्चन है, मैम मैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर कैसे बनूं? अभी मैं एमएसडब्ल्यू कर रहा हूँ। साइकेट्रिक सोशल वर्क बनने के लिए आप एमएसडब्ल्यू में भी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्क, अगर आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है स्पेशलाइजेशन तो। नहीं तो 6 मंथ का कोर्स होता है साइकेट्रिक सोशल वर्क का, 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स होता है, वो आप कहीं से कर सकते हैं, निमहांस वगैरह से।
वैसे अभी इस साल का रैंकिंग का तो मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। एक क्वेश्चन है, मैम महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज ठीक है एमएसडब्ल्यू के लिए? तो वर्धा बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ यहाँ 2 लोग जुड़े भी हुए हैं वहाँ से। तो वर्धा में मुझे अच्छा लगता है कि वो अच्छा यूनिवर्सिटी है और वहाँ से कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जाने के लिए आप, मैं इस साल का तो नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का टॉप 30 एमएसडब्ल्यू सोशल वर्क इंस्टीट्यूट पे एक वीडियो बनाई हुई हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे आज शेयर कर दूंगी उस वीडियो को। तो टॉप 30 एमएसडब्ल्यू सोशल वर्क इंस्टीट्यूट इन इंडिया का लिस्ट है, तो आप उसमें जा सकते हैं। और पहले कोशिश करना चाहिए अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेने के लिए, एंट्रेंस वहाँ का निकालने का या फिर जो भी चीजें हैं। अगर उसमें नहीं मिल पाता है तो आप अपने स्टेट में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश पहले करना चाहिए कि बड़े यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग में हाई लेवल पे है, जैसे जेएनयू है, डीयू है, जामिया है, भारतीय दर्शन है, ये सब का रैंकिंग काफी अच्छा है, टीस का। तो इस सब तरह के इंस्टीट्यूट में पहले कोशिश कीजिए अप्लाई करने का। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना है, अगर आप पीजी करना चाहते हैं, एमएसडब्ल्यू करना चाहते हैं, तो उसका डेट तो इस बार का खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें एडमिशन के लिए आपको सीयू सेट पीजी का एग्जाम देना होता है, जो कि एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उस एग्जाम को लेती है। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो कॉमन एग्जाम होता है, तो उसका डेट इस बार का खत्म हो चुका है, 4 जुलाई उसका लास्ट डेट था। तो आप नेक्स्ट ईयर तैयार कर सकते हैं, या फिर मैं एडमिशन को लेके भी वीडियो डालती रहती हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं और जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज सही लगता है वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देवश्री का क्वेश्चन नहीं, परम का क्वेश्चन था ये। आई होप परम का क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया हो। तो अब इस मीटिंग को मैं 5-10 मिनट में खत्म करूंगी। लास्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी मैं। मैम आपने एमएसडब्ल्यू कहाँ से किया है? मैंने एमएसडब्ल्यू किया है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईस्ट चंपारण बिहार से किया है। अच्छा, अमित का एक क्वेश्चन है, ये तो गीतांजलि। मैम हमारी तरफ ही करता है। ओके, एक क्वेश्चन है, एमएसडब्ल्यू लास्ट सेमेस्टर 4 है, इसके बाद पीएचडी सोशल वर्क से करे या एमफिल से? अच्छा, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ी हूँ। ओके, हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मैंने अपना मोतिहारी हाँ हमारे एरिया के तरफ ही है, इसलिए। अच्छा, आप यहीं से बिलोंग बैच है हमारी? मैं 2018 से 2020 बैच की हूँ। एमएसडब्ल्यू मैंने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईस्ट चंपारण मोतिहारी बिहार से किया है। बीएसडब्ल्यू भी मैम आपका वही हुआ है? नहीं, मैंने बीएसडब्ल्यू नहीं किया हुआ है, मैंने बीटेक किया हुआ है। मैम इंटर्नशिप के बारे में अगर हो साइकेट्रिक के सोशल वर्क में, साइकेट्रिक सोशल वर्क में इंटर्नशिप के लिए? ओके जी, ओके। जैसे साइकेट्रिक सोशल वर्क जितना भी जो मेंटल हेल्थ पे जो भी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल काम करती है, वहां आप देख सकते हैं। मुझे पता चलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगी आशीष जी। ओके, आप सब जो लोग भी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम लोग किसी संडे को इस तरह से मीटिंग करेंगे, किसी का कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करेंगे, या फिर कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो सोशल वर्क से जुड़ा हो अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। मैम ये मीटिंग प्रत्येक संडे को मतलब होती है? नहीं, प्रत्येक संडे को तो नहीं मैं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरा कोशिश है कि मैं हर संडे को करूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो मुझे कुछ अपडेट देना होता है तो वहां डाल देती हूँ। हालांकि मेरा प्लान है कि एवरी संडे को मैं ये मीटिंग करूँ, लेकिन कुछ कारणों से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट संडे को भी करूँ। कोशिश कीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जितने लोग जुड़ पाएंगे उतना मीटिंग करने में मुझे अच्छा लगेगा और फिर मीटिंग होना फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मीटिंग होना ही तय, मतलब कि होगा ही। ओके, सो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग नहीं जुड़े हैं उसको आप बाद में यूट्यूब पे देख सकते हैं।
थैंक यू गाइस, सबको बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके थैंक यू सबको थैंक यू।